ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। जैसा कि बेटा आप नाम से ही इसके जो है आप देख सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। इट मींस इसमें स्पेशली जो प्रॉब्लम्स ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, चाहे कोई भी गुड्स है, आपकी जो भी सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट जो आप करवाते हो उसको एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक, तो उसमें जो आपके पास जो एक टारगेट रहता है, ठीक है, कि आप क्या करें, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें, अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करें, तो वो आपको टारगेट अचीव करना है। देखिए ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या आपके पास हो सकती हैं, ठीक है। आप मान लीजिए अगर आप ऑनर है किसी फैक्ट्री के, ठीक है, आप ऑनर हैं और आप वहां पर कोई भी आप ऑब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं, कोई भी थिंग, किसी भी चीज का आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो बेटा आपको रॉ मटेरियल चाहिएगा, ठीक है। रॉ मटेरियल चाहेगा कि किन्हीं अलग अलग जगह से आपको वहां पर मंगवाना है। दूसरी बात यह है कि जब वो प्रिपेयर हो जाएगा तो आपको उसे ट्रांसपोर्ट भी करना है किसी और जगह सेलिंग के लिए, ठीक है ना, सेल करने के लिए। तो आपके पास दोनों ही चीजें हैं बेटा। जब आप चीज खरीदना चाह रहे हो, अपने पास तक पहुंचाना चाह रहे हो, तो मतलब आपका एक तरह से जो है वहां से और आपको लेने तक का जितना भी आपका ट्रांसपोर्ट का या और चीजें मैनेज करने का जिस भी तरह का खर्चा होता है, या मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो भी आता है खर्चा, आप उसे मिनिमाइज करना चाहते हो, ठीक है। और सेल जब करना चाहते हो तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट जो है गेन करना चाहते हो। तो आपने ये, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन में एक्चुअली आप ये देखोगे कि मैम अगर ऐसा है तो आप जो अब तक हम एलपीपी कर रहे थे उसमें भी तो हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे हैं और कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन में ही ऐसी क्या बात है? ट्रांसपोर्टेशन में एक्चुअली बेटा ये तो बात बिल्कुल सही है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज a स्पेशल काइंड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की ही स्पेशल एक पर्टिकुलर केस आपके पास है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपके पास बहुत सारी जो है आप अवेलेबिलिटी सेंटर्स हैं आपके पास बहुत सारे। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आप लोगों को ना लिख करके बता देती हूँ कि किस तरह से आपके पास अवेलेबिलिटीज हो सकती हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। इस तरह से कि बहुत सारे ओरिजिन्स हो सकते हैं, सोर्सेज हो सकते हैं आपके पास जो है बेटे, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड। यस, इस तरह से मान लीजिए ओरिजिन है आपके। ओरिजिन, एक बार मैं आपकी एक टेबल जो है प्रिपेयर करूंगी, इससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमारे पास जो है अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की, कहाँ पर हमें उसको पहुंचाना है, डेस्टिनेशंस ये हमारे पास है, ठीक है। डेस्टिनेशंस हैं, आप मान लीजिए D1, D2, DJ, ठीक है, एंड सो ऑन, DN, ऐसे ही यहाँ पर OI एंड सो ऑन, ठीक है। लास्ट जो है हमारे पास OM, ओरिजिन डेस्टिनेशन। इनका मतलब ये है बेटा बहुत सारी ओरिजिन हैं जहां पर चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है। और बहुत सारी डेस्टिनेशन है जहां पर चीजें आपको पहुंचाना है। ट्रांसपोर्टेशन स्पेशली आपका कौन सा केस हैंडल करती है कि कहाँ से सामान लें और कहाँ पर जो है आपको सप्लाई करे कि सारी की सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो जाए। ट्रांसपोर्टेशन आपने देखा भी होगा प्रॉपर एक जो है ट्रांसपोर्टेशन का, कईयों का बिजनेस ही जस्ट ट्रांसपोर्टेशन का होता है। वो सामान को एक जगह से लेते हैं और दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, ठीक है। तो वो भी ट्रांसपोर्टेशन यही प्रॉब्लम के में जो है उनकी डीलिंग की बहुत ज्यादा हेल्प उनको होती है। तो बहुत सारे ओरिजिन है, ओरिजिन जहां पर जो है आपके पास सामान है, बहुत सारी डेस्टिनेशन है जहां पर उनको आपको सप्लाई करना है, ठीक है। और आप लेकिन हर ओरिजिन पे कितने आपके पास ये भी तो देखना होगा ना, आपके पास डेस्टिनेशन ओरिजिन पे कितनी कितनी अवेलेबिलिटी है। मान लीजिए आपको जो है 200 पैकेट्स आपको सप्लाई करने हैं, O1 पे आपको 50 मिले, O2 पे आपको 100 मिले, O3 पे है ही नहीं, मतलब ये देखना पड़ेगा ना कहाँ कितने सामान की अवेलेबिलिटी है और डेस्टिनेशन कहाँ कितने रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए D1 को सिर्फ 10 पैकेट्स चाहिए, तो कहाँ से हम उसको डिलीवर करें, कौन से वाले ओरिजिन सिलेक्ट करें कि आपकी कॉस्ट मिनिमम आए ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है। इस तरह से हमारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर आपका जो है यहाँ भी आपकी बेटा टेबल बनती है। यहाँ हम लिखते हैं अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, और यू कैन से कैपेसिटी, ठीक है बेटा। और यहाँ पर हम लिखते हैं रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट, डिमांड, ठीक है। तो टेबल हमारी कैसे बनती है बेटा यहाँ पर, ठीक है। टेबल हमारी ये कैसे फ्रेम होती है, आप ये देख सकते हैं। कंप्लीट जो हमारी टेबल है इस तरह से जो है हमारी फ्रेम हो जाती है।
ये तो हमारे जैसे डॉट डॉट में जा रहा है, ये ओ आई है, O1 O2 एंड सो ऑन, फिर ith हमने ओरिजिन शो किया, फिर एंड सो ऑन, इन लास्ट हमने OM शो किया। ऐसे ही फर्स्ट डेस्टिनेशन D1, देन D2 डेस्टिनेशन, फिर एंड सो ऑन, नेक्स्ट हमारे जो डीजे डेस्टिनेशन है एंड सो ऑन, इन द लास्ट DN। यानी M हमारे पास ओरिजिन है, N हमारे पास डेस्टिनेशन है। हम ये कहते हैं O1 सेंटर पर A1 जो भी आपके पास गुड्स है उसकी अवेलेबिलिटी है, यहाँ A2 है। ये सारी की सारी नोटेशंस है बेटा जो हम यूज कर रहे हैं, यहाँ AM है। ठीक है, ऐसे ही हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी हम B1 B2 एंड सो ऑन BJ एंड सो ऑन BN, ये इनकी रिक्वायरमेंट्स है। इसको आप डिमांड कह सकते हैं, रिक्वायरमेंट कह सकते हैं। AI इसको आप अवेलेबिलिटी या कैपेसिटी कह सकते हैं, किसी ओरिजिन पे कितनी स्टोरेज है। डेस्टिनेशन यानी कितनी डिमांड है, D1 की क्या डिमांड है। ठीक है, प्रॉपर जो भी चीज आप सप्लाई करने जा रहे हो। और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, अगर बेटा हमने यहाँ लिखा C11, C11 का मतलब होता है कोस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम आइए फर्स्ट ओरिजिन टू फर्स्ट डेस्टिनेशन। C11 पोजीशन आपको बताती है कहाँ से कहाँ पर हमने सप्लाई किया है, कहाँ से सामान लेकर के कहाँ पर हमने सप्लाई किया है। 11 का ये मीनिंग हमारा होता है। C फॉर कोस्ट, यानी कि पर यूनिट कितनी कॉस्ट आपकी आ रही है, पर यूनिट आपकी कितनी कॉस्ट आ रही है ट्रांसपोर्टेशन में, फ्रॉम द ओरिजिन A1 टू द डेस्टिनेशन D1। ऐसे ही C12 हमने लिखा तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द सेंटर O1 टू द डेस्टिनेशन D2। ठीक है, D2 पर एंड सो ऑन बेटा। इसी तरह से C1J C1N, यानी कि ये O1 ओरिजिन की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, 1th डेस्टिनेशन पे, D2 डेस्टिनेशन पे, डीजे पे, D1N पे। ठीक है, ठीक है। और टोटल जो कैपेसिटी है O1 की वो A1 है, आपको नीचे दी हुई है D1 की जो भी आपकी डिमांड है, D2 की आपकी जो भी डिमांड है, इस तरह से। तो बेटा ये आपका जो है आपका एक तरह से आप ये कह सकते हैं मैट्रिक्स फ्रेम हो जाती है, कोस्ट मैट्रिक्स। ठीक है, इनके कोरस्पॉन्डिंग C2J एंड सो ऑन, CI1 CI2 एंड सो ऑन, CIJ CI। ओके बेटा, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा CM1 CM2 CMJ इन लास्ट CMN। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं ध्यान नहीं रहा मुझे लिखना। C यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, सेकंड है ना C2N, यहाँ आई था CIN CMN। तो इस तरह से हमारी कंप्लीट जो है टेबल फ्रेम हो जाती है। कंप्लीट ये है हमारी ट्रांसपोर्टेशन टेबल, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन टेबल हम कहते हैं बेटा। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं अगर आपको बताऊं व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज a special kind of linear programming problem in which objective is, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है जिसके अंदर, in which our objective is to transport goods from a set of sources origin to a set of destination। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होता है, हमारा क्या मोटो होता है कि हम क्या करें, गुड्स को, सामान को ट्रांसपोर्ट करें फ्रॉम सेट ऑफ ओरिजिन्स, ओरिजिन्स के सेट से लेकर के, सोर्सेज के सेट से लेकर के, टू अ सेट ऑफ डेस्टिनेशंस इन सच ए मैनर दैट, ट्रांसपोर्ट तो करना ही है बट इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करना है दैट द टोटल ट्रांसपोर्टेशन और शिपिंग कॉस्ट इज मिनिमाइज, कि टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो आपकी, मिनिमाइज हो। ठीक है ना। अब इस ऑब्जेक्टिव को जो है अचीव करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है। वो पैरामीटर्स हमारे पास क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो अवेलेबिलिटी सेंटर्स जो हमारे हैं, जिनको हम ओरिजिन और सोर्सेज कहते हैं, इसको सोर्सेज कह देते हो आप, ओरिजिन सेंटर कह देते हो। ठीक है, ये जो हमारे पास अवेलेबिलिटी जो है, जो हमारे पास गुड्स की अवेलेबिलिटी है, हमें पता होनी चाहिए कि उनकी क्वांटिटी कहाँ पर कितनी है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्वांटिटी डिमांड की कहाँ पर कितनी है, कहाँ पर कितनी डिमांड है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि पर यूनिट जो है आपके पास सप्लाई की कितनी आपके पास क्या है, कॉस्ट आती है। कौन कौन सी बातों के बारे में पता होना चाहिए हमें, किन किन पैरामीटर्स का ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हुए, क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल सप्लाईज, क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड द कॉस्ट ऑफ शिपिंग पर यूनिट फ्रॉम डिफरेंट डेस्टिनेशन, डिफरेंट ओरिजिन्स टू डिफरेंट डेस्टिनेशंस, अलग अलग जगहों पे हमें सबकी पता होनी चाहिए। ठीक है ना बेटा। अब देखो हमने एलपीपी के उससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे, एक तरह से मैं आपको दिखाऊंगी
कि कैसे ये आप एज एन एलपीपी आप देख सकते हैं किसी एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को इन फॉर्म ऑफ एलपीपी आप कैसे देख सकते हैं। तो तब आपको लगेगा कि ट्रांसपोर्टेशन भी तो एलपीपी की हेल्प से सॉल्व हो सकती थी। लेकिन बेटा आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जब भी आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके ज्यादा हो जाते हैं, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स आपके ज्यादा हो जाते हैं, तो आप नंबर ऑफ वेरिएबल टू से ज्यादा होते ही तो आप सिंप्लेक्स मेथड पे आ जाते हैं। ठीक है। फिर जैसा आपका स्ट्रक्चर मेंटेन होता है इनइक्वालिटी बेस्ड, स्लैक, सरप्लस, आर्टिफिशियल वेरिएबल, आप जूल, सिंप्लेक्स, टू फेज, बीगैम, इस तरह से आप जो है डील करते हैं। लेकिन आपने देखा ये मेथड्स बहुत बहुत लेंथी हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इनकी टेबल्स को फ्रेम करना। ठीक है। तो आप यहाँ पर हमने स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्पेशल मेथड्स डेवलप किए हैं जो कि कहीं इजी हैं, सिंप्लेक्स मेथड को फॉलो करने से बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है। तो स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो मेथड्स हमारे पास डेवलप हुए हैं, दो तरह के मेथड्स हमारे पास बेटा डेवलप हुए हैं। पहला तो जिस सिर्फ हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन देता है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, और दूसरा मेथड हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन देता है। ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को भी आप जब फुली सॉल्व करोगे तो बेटा पहले आप कोई मेथड सिलेक्ट करके इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालोगे, देन आप जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन आप निकालोगे। ठीक है ना। तो आपके जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो है आपके आपके पास दिए हुए हैं, उसके तीन मेथड आपको दिए हुए हैं बेटा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन से सॉल्व करने के। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, तीन मेथड आपको दिए हुए हैं, मैं आपको लिख के बता देती हूँ कौन कौन से मेथड हैं। नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, ये आपका फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड आपका लिस्ट कॉस्ट मेथड, ठीक है, ये आपका सेकंड मेथड है। और थर्ड है बेटा आपका वोगल्स अप्रोक्सीमेशन, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड को बेटा आप वैम मेथड भी कह देते हैं, VAM। ठीक है ना। जैसे आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल को आप कहते हैं NWC। ठीक है। तो ये जो आपका जो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड है, दिस इज आल्सो नोन एज पेनल्टी और रिग्रेट मेथड। मैं आपसे कहूंगी कि हर मेथड के आपके सभी नाम पता होने चाहिए। ये तीन आपके जो होते हैं वो आपको क्या देते हैं, इनिशियल, ये तीनों जो आपके पास हैं वो आपको देते हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है। ये तीनों मेथड आपको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आपको देते हैं। ठीक है। तीनों ही मेथड बहुत ही ज्यादा इजी है, हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले आपको जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के हमारे पास स्पेशल मेथड्स हैं जिनको अप्लाई करके हम अपना जो है सॉल्यूशन डेवलप कर सकते हैं बेटा। यहाँ पर जो है आपके पास सबसे पहले आपको एक टर्म का पता होना चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय O2। यानी कि ये आपका सेंटर है जहां पर आपका गुड्स है, जहां से आपको माल लेकर के जाना है। आपको OI ओरिजिन्स का मतलब पता होना चाहिए। ओरिजिन्स पे अवेलेबिलिटी होती है जो A2, इसकी कोरस्पॉन्डिंग अवेलेबिलिटी है गुड्स की। ठीक है। ऐसे ही डेस्टिनेशन कहाँ माल सप्लाई करना है और उनकी डिमांड कितनी है। तो D1 D2 DJ ये सारे डेस्टिनेशन के हैं, आपके जो नोटेशंस हैं। और ये B1 B2 BJ कोरस्पॉन्डिंग क्या है, डिमांड है उनकी। ठीक है। फिर किस ओरिजिन से किस डेस्टिनेशन पे जो है ट्रांसपोर्टेशन का पर यूनिट कितनी कॉस्ट आती है वो आपकी दी हुई है, C21 C22। अगर आप CI1 देखते हैं तो इसका मतलब ith ओरिजिन से सेकंड टू D2 डेस्टिनेशन पर ट्रांसपोर्टेशन की पर यूनिट कॉस्ट CI2 है। ये आपका जो है पूरा का पूरा आपको इन सभी सिंबल्स का पता होना चाहिए, सभी सिंबल्स का पता होना चाहिए। अब जो है सबसे पहले मैं आपको एक जो है ये नॉलेज के लिए है आपकी, कि मैंने कह तो दिया है यूर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज ए स्पेशल काइंड ऑफ एलपीपी। कोई आपको कह दे कि कैसे होती है एलपीपी, दिखाना जरा, एलपीपी फ्रेम करके दिखाना कि अगर एलपीपी है, स्पेशल केस ही चाहे वो, अगर ये एलपीपी है तो एलपीपी की फॉर्म में दिखनी चाहिए, यानी इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो, इसके कंस्ट्रेंट्स हो, इसके नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस हो, ये उनकी तरह दिखनी तो चाहिए हमें। तो बेटा इसका जो है मैं आपको अभी रिप्रेजेंट इसको करके दिखाती हूँ, ये आपको पता होना चाहिए इसमें। ठीक है। तो आपको जो है बेटा इसका पूरी की पूरी टेबल का कि किस तरह से आपकी रिप्रेजेंट हो जाती है ये। बेटा अगर कहीं पर भी आपको कुछ दिखाई ना दे तो आप प्लीज मुझे बताइएगा। ठीक है। आपको जो है क्लियरली शो तो होना चाहिए एटलीस्ट।
ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आप जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आपको क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन फ्रेम करना होगा, यानी आपके पास क्या है, मिनिमाइज आप करना चाह रहे हैं ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को, मिनिमाइजेशन ऑफ जेड, राइट, मिनिमाइजेशन ऑफ जेड। किसको आपको मिनिमाइज करना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को। लेकिन आपको यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, कितनी यूनिट कहाँ से सप्लाई करें, यानी कि आपको गुड्स की पर यूनिट कॉस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ से कहाँ तक आपने सप्लाई की। तो बेटा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ बनेगा, क्योंकि यहाँ दो चीजें आपकी वेरी कर रही हैं, एक तो आपका ओरिजिन, ओरिजिन 1 to m है, एक आपकी डेस्टिनेशन जे 1 to n जो आपके पास है, पर यूनिट कॉस्ट आपकी दी हुई है ith ओरिजिन से jth डेस्टिनेशन पर। तो आपको आइटम भी पता होना चाहिए कि कितने आइटम आपके ट्रांसपोर्ट हुए ith ओरिजिन से jth डेस्टिनेशन तक। तो ये आपका टोटल ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आ जाएगा, ठीक है ना। आप देखिए इसमें देखो पूरा का पूरा वेरिएशन आपका आ गया है, सारे के सारे ओरिजिन्स कवर हो गए हैं, सारे के सारे डेस्टिनेशंस कवर हो गए हैं, उनकी मतलब जो हमने सप्लाई की। XIJ आपका क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स या फिर नंबर ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ith ओरिजिन टू jth डेस्टिनेशन। और CIJ क्या है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम ith ओरिजिन टू jth डेस्टिनेशन। तो मान लीजिए आपने 4 अगर सप्लाई किए हैं, X11 की वैल्यू 4 है, तो 4 इंटू मल्टीप्लाई पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है ना। यही हम चाहते हैं कि हमारी मिनिमाइज हो जाए। तो इस तरह से आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन फ्रेम हो जाएगा। ओके बेटा, तो XIJ आपके पास क्या हुई, XIJ विद द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ओरिजिन I टू डेस्टिनेशन J, number of units to be transported from ith destination ith origin to destination J, ठीक है ना। एंड द CIJ इज द कोरस्पॉन्डिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नाउ वी विल राइट कंस्ट्रेंट सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, ठीक है बेटा। तो आप ये देखिए कंस्ट्रेंट्स आपके कैसे फ्रेम होंगे, मैं आपको दिखाई ही देती हूँ। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है कंडीशंस क्या क्या आपकी गिवन है, ठीक है, कंडीशंस आपकी क्या क्या दी हुई हैं। आप देखो बेटा ये आपकी जो है टेबल मैंने बनाई थी, ये आपकी डेस्टिनेशंस हैं, ये ओरिजिन्स हैं, ये अवेलेबिलिटी है। तो कंडीशन क्या है, O1 पे A1 आपकी अवेलेबिलिटी इतना ही सामान है इसके पास, इससे ज्यादा आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे यहाँ से। B1 की डिमांड है B1, इतना ही आपके पास D1 की डिमांड है। इसको भी आप यहाँ से अगर D1 में B1 ही, मतलब आपके पास गुड्स की नंबर ऑफ गुड्स है ये P1, इतनी ही यहाँ की डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, तो इससे ज्यादा आप सप्लाई कैसे करेंगे, वहां पर जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी तो सप्लाई करेंगे ना। तो यही तो है आपके यहाँ पर क्या है, ये इनके कंस्ट्रेंट्स ही तो हैं, ओरिजिन के कंस्ट्रेंट्स हैं कि यहाँ पर ये लिमिटेशंस है, A2 ही यहाँ पर है आपके पास नंबर ऑफ, जो आपके पास जो अवेलेबिलिटी है गुड्स की A2 O2 ओरिजिन के लिए। ऐसे ही D2 डेस्टिनेशन के लिए B2 डिमांड है, रिक्वायरमेंट, इससे ज्यादा नहीं कर सकते आप। तो ये आपके देखो M यहाँ पर दिए हुए हैं, N यहाँ पर दिए हुए हैं, यही तो है बेटा आपकी, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपके पास यहाँ पर अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी है सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स लिखने के लिए। तो देखिए हम किस तरह से अपने कंस्ट्रेंट जो है प्रिपेयर करेंगे यहाँ पर, ठीक है बेटा। अब हम कंस्ट्रेंट्स लिखते हैं इनके कोरस्पॉन्डिंग। आप देखिए, और फर्स्ट ओरिजिन के कोरस्पॉन्डिंग में कंस्ट्रेंट लिख रही हूँ, फर्स्ट ओरिजिन के कोरस्पॉन्डिंग मैम m इंटू फर्स्ट n और कॉन्स्टेंट होंगे। यस बेटा, मैम इसमें टोटल कॉन्स्टेंट m इंटू n होंगे। नो बेटा M प्लस N होंगे। m प्लस n। हाँ, M इंटू N नहीं हो पाएंगे ना। आप ये देखो ये आपकी ठीक टेबल है है, मैम, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक M तो है ना, है। m अवेलेबिलिटी और और n डिमांड बन गई ना, ठीक है। m प्लस n, हाँ ठीक हाँ है मैम। M प्लस N। तो यहाँ पर आप ये देखो बेटे, आपका फर्स्ट कंस्ट्रेंट अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग पहले हम लिख रहे हैं, ओरिजिन के अकॉर्डिंग एक्स आई जे आपका होता है ना। तो I की वैल्यू तो 1 फिक्स हो गई, X1J। आप क्या करोगे, पहला कंस्टेंट आपका क्या बना, क्योंकि आपके फर्स्ट ओरिजिन O1 के पास A1 ही है अवेलेबिलिटी, तो वो A1 अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ जा सकती है, A1 अवेलेबिलिटी आपके n डेस्टिनेशन है, n डेस्टिनेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। तो आप लिखेंगे समेशन X1J, J वेरीज फ्रॉम 1 to n इज इक्वल्स टू A1, क्योंकि इन्हीं में तो डिस्ट्रीब्यूट होगी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। ये फर्स्ट आपका बना, इसी को मैं ओपन करके लिखूं, दिस इंप्लाइज
x11 प्लस x12 प्लस x13 एंड सो ऑन x1n इज a1। ये आपकी फर्स्ट बन गई, राइट बेटा। तो ये इस तरह से जो है आप अपना जो है यहाँ पर कंस्ट्रेंट जो है आपके वो आप अपने लिख सकते हैं। अब सेकंड देखो, सेकंड आपकी क्या हो जाएगी, अब तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, x2j, a2 है हमारी, j वेरीज फ्रॉम 1 to n, ऐसे ही एंड सो ऑन आप यहाँ पर लिख सकते हैं x जो है मैं लास्ट में ही लिख देती हूँ xmj एंड सो ऑन के लिए मैं ये डॉट डॉट इस्तेमाल कर लेती हूँ, सॉरी कटिंग भी यहाँ पर हो गई है, एंड सो ऑन xmj जो है हमारा समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to n, ये हमारे पास क्या है am, ठीक है, m तो ये हो गए। अब ऐसे ही डेस्टिनेशन के लिए हम फ्रेम करेंगे, अगर आप D1 डेस्टिनेशन लेंगे तो यहाँ पर I वेरी करेगा, हमारी डिमांड B1 है, वन डेस्टिनेशन के लिए XIJ तो होता है ना, XIJ क्या है, नंबर ऑफ आपके पास गुड्स है ना टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ith ओरिजिन टू jth डेस्टिनेशन, तो आपकी फर्स्ट डेस्टिनेशन है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ये कहाँ कहाँ से फुलफिल हो सकती है, I वेरीज फ्रॉम 1 to n, ठीक है ना, फर्स्ट डेस्टिनेशन की रिक्वायरमेंट इस तरह से। तो अब यहाँ पर इसी तरह से आपका सेकंड क्या लिखा जाएगा, xi2, I वेरीज फ्रॉम 1 to n, b2 and so on, in last we will write here x, क्या है हमारे पास xn, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास सॉरी xim, I वेरीज फ्रॉम 1 to m, ठीक है ना, थोड़ा सा केयरफुली, कितने हैं हमारे पास टोटल, कितनी है डेस्टिनेशन हमारी, ये अब हमें जो है ना पूरा ध्यान रखना, आई हमारे पास कितने हैं यहाँ से, शायद मैंने ना कहीं गलत लिख दिया हो, देखो आई हमारे पास है एम, एम ओरिजिन है, इस पे ध्यान रखो, और एन हमारे पास क्या है डेस्टिनेशंस है। तो जब आप ओरिजिन्स की अवेलेबिलिटी लिखोगे तो अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ जा रही है, डेस्टिनेशंस पे जा रही है, तो आप करोगे जे वेरीज फ्रॉम 1 to n, जे वेरीज फ्रॉम 1 to n, यहाँ पर हम देख लेते हैं, देखो सब में जे वेरीज फ्रॉम 1 to n है हमारा, जे वेरीज फ्रॉम 1 to n, ठीक है ना, ए एम तक। लेकिन जब हम रिक्वायरमेंट की डिमांड की बात करेंगे, डिमांड कहाँ कहाँ से फुलफिल हो रही है, आई वेरीज फ्रॉम 1 to m, राइट, आई वेरीज फ्रॉम 1 to m, तो हमारे पास जो है ये लास्ट में हमारे पास क्या है n, राइट, xin, ये हमारा है लास्ट bn, ठीक है। तो ये हमारे टोटल कंस्ट्रेंट्स कितने बन गए, टोटल कंस्ट्रेंट्स हमारे पास है m प्लस n, राइट। और आप जानते हैं बेटा xij ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल i एंड j, या तो कहीं पर कुछ है या नहीं है, सप्लाई या तो हमने सप्लाई की है या नहीं की है, ठीक है ना, ओरिजिन्स पे या तो अवेलेबिलिटी है या नहीं है, नेगेटिव तो नहीं जाएगा, या तो हम कहेंगे कि यहाँ पे स्टोर खाली है, या तो हम कहेंगे कि हमारी डिमांड नहीं है या फिर है, तो हमेशा ही कंस्टेंट हमारी जो होंगी नंबर ऑफ गुड्स वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे फॉर ऑल i एंड फॉर ऑल j। तो आप देख सकते हैं बेटा इस तरह से, this is an LPP, your transportation problem is clearly an LPP, right? क्लियर हो गई ना ये बात बेटा, इस तरह से आप अपनी ट्रांसपोर्टेशन जो टेबल है उससे आप क्या कर सकते हो, आप एलपीपी फ्रेम करके दिखा सकते हो, ये इक्वालिटी में फ्रेम हुई है लेकिन, ठीक है ना, इक्वालिटी में। तो आप ऐसा नहीं है आप सिंप्लेक्स मेथड मतलब आपके पास इक्वालिटी है क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज होंगे, तो आप अपना टू फेज मेथड लगा करके इसको सोल्व कर सकते हो। But you can see here that because there are so many you can say that there are so many constraints, so many variables, ठीक है, हम तो दो तीन में ही परेशान हो जाते हैं, तीन या चार वेरिएबल हो तो ही बहुत लेंथी बन जाता है, यहाँ पर तो mn है तो ऑब्वियसली चार पांच डेस्टिनेशन तो होती ही है, चार पांच जगह ओरिजिन हमारी हो जाती है मेनली जो है प्रॉब्लम्स में, तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा। दैट्स व्हाई हियर वी डेवलप स्पेशल मेथड्स विच डील्स विद द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, कहीं ज्यादा सिंपली हम उनको सॉल्व कर पाते हैं। तो अभी जो एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास है, ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन टेबल है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या है, जो मेथड्स हमने डेवलप किए हैं, जो भी मेथड्स हमने बेटा डेवलप किए हैं वो सिर्फ तभी अप्लाई हो सकते हैं जब एक प्रॉपर कंडीशन आपकी फुलफिल हो, दैट कंडीशन इज नोन एज एग्जिस्टेंस कंडीशन, आपके सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस कंडीशन। तो वो एग्जिस्टेंस कंडीशन जो है बेटा हमारे पास क्या है, वो मैं आपको बता देती हूँ। यस, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ए फिजिबल सॉल्यूशन टू ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, अगर आपकी ये जो आपकी देखो टोटल डिमांड, टोटल
डिमांड शुड बी इक्वल टू टोटल अवेलेबिलिटी। ठीक है, जो आपके पास जो है अवेलेबिलिटी है ना, उसके इक्वल होनी चाहिए। आपकी जो डिमांड है वो अवेलेबिलिटी के इक्वल होनी चाहिए, बिल्कुल इक्वालिटी हो इनमें। ठीक है, कि आपके जितनी भी मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to m शुड बी इक्वल टू समेशन जे वेरीज फ्रॉम 1 to m, इसके इक्वल होनी चाहिए। दिस इज योर कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस टू ए सोल्यूशन। ठीक है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आप निकालना चाहते हो तो ये आपके पास फुलफिल होनी चाहिए कंडीशन। फिर आप ये कहोगे कि ऐसे तो बहुत सारे केसेस दिमाग में वैसे एग्जांपल्स इतने आ जाते हैं कि ये तो कोई जरूरी नहीं होता। हम डेली लाइफ में, रियल लाइफ में हम हमेशा ही देखते हैं कि डिमांड जो है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो अवेलेबिलिटी है, बहुत बार कम रह जाती है, बहुत बार एक्सेस में रह जाती है। अभी जैसे आप कोरोना उसमें ही देख रहे हो, आपके पास स्टॉक्स है शॉप्स में, बट ड्यू टू लॉकडाउन यू कांट सेल देम। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा लॉसेज हुए हैं, स्टॉक्स रह गया है। फिर वो क्या हो गया, कहीं का स्टॉक्स जो है, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं बेटा जो रखे रखे खराब भी हो जाती हैं। ठीक है, सिर्फ जो है, चाहे कपड़ा ही आप मान लीजिए, ये डिजाइन जो है आउटडेटेड हो जाते हैं तो ऑब्वियसली वो कम खरीदे जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास बहुत कई बार स्टॉक ज्यादा रह जाता है और वो जो है सेल नहीं हो पाता। कई बार क्या होती है, किसी चीज की बहुत ज्यादा कमी, अभी जैसे पीछे अपने देश में तो नहीं हो पाया है, लेकिन जब लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लगा था तो सबको कितना ज्यादा मतलब इस चीज का डर था कि कहीं खाने की चीजें ना मिले, कोई और चीजें ना मिले, तो सबने अपने घर पे स्टॉक रख लिया था। मतलब वो एकदम परचेज करने के लिए दौड़े थे शॉप्स पे। तो उस टाइम पे शॉप्स पे स्टॉक कम रह गया था। और अदर कंट्रीज में, ऐसी कंट्रीज में जहाँ पैकेजिंग सिस्टम बहुत ज्यादा है, अपने यहाँ पर तो क्योंकि आप ये फार्मर्स बहुत ज्यादा हैं तो ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं, लेकिन जहाँ पर पैक्ड फूड जो सप्लाई होता है वहाँ वाकई में खाने की भी दिक्कतें हुई हैं। तो मतलब ऐसा तो बहुत ज्यादा है कि आपकी डिमांड और सप्लाई में जो है बहुत ज्यादा जो है आपके रेशो में जो है मतलब मैचिंग नहीं हो पाती है, इक्वालिटी के चांसेस नहीं बन पाते हैं। बट हेयर वी आर सेइंग दैट दिस इज द एग्जिस्टेंस कंडीशन फॉर द सॉल्यूशन। तो हम ऐसे कैसे करते हैं फुलफिल? तो ऐसा कोई बात नहीं है बेटा, ये चीजें आपकी जो है ये जस्ट आपकी कंडीशन है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हम इसको बना क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट कैसे कहते हैं? डमी सोर्सेज, डमी ओरिजन्स और डमी डेस्टिनेशंस बना करके, डमी ओरिजन्स और डमी डेस्टिनेशंस बना करके आप वहां पर कोस्ट पर यूनिट 0 0 रख देते हैं, बस दिखाने के लिए कि इक्वल हो गया है। ये हम पर्टिकुलर एग्जांपल्स आएंगे तो हर एक केस हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बता रही थी कि आपके पास जो है ये पहली कंडीशन है, ये आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ता है कि आप सम करके देखते हैं अवेलेबिलिटीज का, सोर्सेज की और डिमांड का, रिक्वायरमेंट्स का, दोनों इक्वल हैं तो ही आप मेथड अप्लाई करना शुरू करते हैं। अदरवाइज आप स्पेशल स्टेप लेते हैं जो मैंने आपको भी बताया, डमी ओरिजन्स और डमी डेस्टिनेशंस क्रिएट करने का अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। ताकि पहले ये कंडीशन फुलफिल करवाते हैं, उसके बाद ही आप अपना मेथड अप्लाई करते हैं। तो बेटा ये आपका सिंपल सा बेसिक है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, इन विच वी विल सप्लाई अवर गुड्स फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू वेरियस, फ्रॉम द वेरियस ओरिजन्स टू वेरियस डेस्टिनेशंस। ठीक है, और our objective is that we have to minimize the cost of transportations. ठीक है, for that we take care of some parameters like availability, like demand, quantity, okay, and the cost of transportation per unit from various destinations to various from various origins to various destinations। ये तीन चार चीजें ही आपके पास है। सिंपल सा आपका ट्रांसपोर्टेशन का फंडा है कि एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना है, अवेलेबिलिटी डिमांड को ध्यान में रखते हुए आपको, क्योंकि बहुत सारी जगह पर स्टोर है गुड्स, कहाँ से लें और कहाँ पर पहले सप्लाई करें कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो। ठीक है ना, तो यही हमारा जो है इसका टारगेट रहता है। अब हम वन बाय वन, अभी जैसे मैंने आपको बताया तीन मेथड है। पहले मेथड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन देते हैं, दूसरे जो दो मेथड है आपके स्टेपिंग स्टोन मेथड और मॉडिफाइड जो आपके पास है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जिसे हम मोदी मेथड कहते हैं, वो ऑब्जेक्टिव ऑप्टिमम सॉल्यूशन देते हैं। तो आज जो है हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन देने वाले मेथड्स को करेंगे। आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप ये कहोगे इतने, मतलब आपको ये लगेगा कि मैम हम पीजी के स्टूडेंट्स हैं और हम सीनियर है और इतना इजी मेथड, मतलब बहुत टाइम बाद आप इतना इजी मेथड आप देखोगे। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो आपके पास मेथड है, ठीक है, जस्ट ए सेकंड बेटा।
मैं क्वेश्चन नोट कर देती हूँ और आपको करवा देती हूँ यहाँ पे। बेटा प्लीज अगर आपको नजर ना आए तो आप मुझे बता दीजिए, कई बार मुझे ध्यान नहीं रहता है कि यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा या नहीं। मैं टेबल फ्रेम कर रही हूँ, तो आप टेबल देखिएगा। यस, ये है हमारे वेयर हाउस, आप ये कह सकते हैं फैक्ट्री। ठीक है, अ, हमारे पास तीन है, ओरिजिन्स की जगह है बेटा ये। ठीक है, और ये है हमारे पास जो ये फैक्ट्रीज हैं जहां पर ओरिजिन्स है, जहां पर स्टोर है अपना, ये वेयर हाउसेस है। ठीक है, जहां पर हमें डेस्टिनेशन है, मतलब जहां पर हमें सप्लाई करना है, DEFG, DEFG। बेटा अभी हैव टू होल्ड फॉर सम टाइम, जस्ट ए सेकेंड प्लीज वेट फॉर 2 minutes। ओके, सॉरी फॉर डिसकंटिन्यू बेटा। ओके, यस, अभी हम जो है टेबल प्रिपेयर करते हैं। कंटिन्यू करो बेटा। यस मैम। यस मैम। ओके, बस आप ये देखना कि टेबल आपको क्लियरली नजर आए बेटे। बहुत ही इजी है, और आप जो है यूनिट जो है कंप्लीट प्रिपेयर कर सकते हो। ये आपकी फैक्ट्रीज है, ओरिजिन हो गई ABC तीन, और ये वेयर हाउसेज आपके डेस्टिनेशन है, आपके 4 डेस्टिनेशन जहाँ पे आपको सप्लाई करना है, DEFG। ठीक है, तो कैपेसिटी हम यहाँ पर लिखते हैं बेटा कि कितनी कैपेसिटी है। कैपेसिटी का मतलब वही अवेलेबिलिटी, आपकी अवेलेबिलिटी कितनी है। ए की, बी की और सी की। ए की कितनी अवेलेबिलिटी है, 160। बी की कितनी है, 150। सी की कितनी है हमारे पास, 190। ठीक है, मैं फटाफट जो है आपके पास लीजिए। कॉस्ट पर यूनिट 42, 48, 38, 37, 40, 49, 52, 51, 39, 38, 40, 43। ठीक है, ये हमारे पास है। अब यहाँ पर हमारे पास हम लिखेंगे रिक्वायरमेंट, मीन्स डिमांड। ठीक है ना, डिमांड हमारी कितनी है। डी को कितनी आपके पास चाहिए है, 80। ठीक है, और ई की कितनी डिमांड है हमारे पास, रिक्वायरमेंट है 90, 110, 220। बेटा आप इन सबको ऐड करके देखोगे ना, रिक्वायरमेंट को और कैपेसिटी को, रिक्वायरमेंट को और कैपेसिटी को, तो आप पाओगे कि दोनों इक्वल है।
इट विल बिकम 500। ठीक है, टोटल 500 हमारा बनेगा। यानी कि सबसे पहला काम जैसे कि मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जिस्टेंस कंडीशन है ये आपकी, एग्जिस्टेंस कंडीशन फॉर सोल्यूशन। सबसे पहले आपको कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी और टोटल रिक्वायरमेंट को चेक करना होता है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर 500 ये बन रहा है, दोनों इक्वल है, इसका मतलब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। देखो हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं, हम NWC, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल हम लगा रहे हैं। ये हमारे पास मेथड हम यहाँ पे लगा रहे हैं। इसमें नाम पे मतलब कॉन्सेंट्रेट करके देखो बेटा, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। आप इस टेबल को देखिए, ये टेबल हमारे पास है, ठीक है बेटे, ये जो टेबल हमारे पास है, इसमें आप ये देखिए बेटा, आपके पास जो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है, दिस विल, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर नॉर्थ वेस्ट हुआ ना, ये हमारे पास है, यहीं से हम स्टार्टिंग करेंगे। एक्चुअली अभी देखो, अगर हम सिंपल टेबल को देखते हैं, हमें लगता है कि देखो 3 ओरिजिन्स हैं, 4 डेस्टिनेशंस हैं, यहाँ पर 160 है आपके पास क्वांटिटी, यहाँ डिमांड 80 है, किसको पहले दें, कहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, रियल लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, आपके पास अलग अलग जगह पे फैक्ट्रीज हैं, अलग अलग जगह पे सेंटर्स बने हुए हैं, वेयर हाउसेस हैं, कहाँ कौन सी चीज पहले सप्लाई करें, कहाँ से स्टार्ट करें, किसको पहले, किसकी डिमांड पहले फुलफिल करें। तो ये कई सारी चीजें हमें सोचनी होती है। रियल लाइफ में तो हम देख पाते हैं कौन सी नियरेस्ट है, किसकी कॉस्ट कम पड़ रही है, ठीक है, उन्हीं चीजों को हमने मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करके लिखा होता है। तो यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट का ही ध्यान दिया हुआ है, ठीक है। ऑब्वियसली कॉस्ट डिसाइड करते हैं तो डेस्टिनेशंस जो है आपकी डिस्टेंस वगैरह कंडीशंस जो हैं, सब कुछ देख करके डिसाइड करते हैं, तो इसीलिए हमने इसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करके ये कॉस्ट लिखी हुई है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल हमें क्या कहता है, सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वाली को आप जो है अलॉट करो। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या है, 42, ठीक है ना, आपके पास क्या है बेटा, सबसे पहले जो हमारे पास है 42, ये है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में है ये। तो इसको हम यूज करेंगे, ये पर यूनिट कॉस्ट है, ए फैक्ट्री से बी वेयर हाउस पे जाने के लिए ये पर यूनिट कॉस्ट है, ठीक है ना। तो आपके पास ए की कितनी है, 160 है कैपेसिटी, रिक्वायरमेंट्स 80 है। तो सबसे पहले आप इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, 42 मैक्सिमम आपको, तो लेकिन डी को कितनी चाहिए, 80 ही चाहिए। आप इसकी कंप्लीट रिक्वायरमेंट, कंप्लीट डिमांड फुलफिल कर दीजिए, 42 की पर यूनिट कॉस्ट पे कंप्लीट डिमांड आप इसकी फुलफिल कर दीजिए। हम यहाँ अलॉट कर देते हैं, 80 है ना इसकी डिमांड, और ए के पास है भी 80, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है ना, यहाँ पे 42 को अकॉर्डिंग यहाँ पर 80 अलॉट कर देंगे, यहाँ सर्कल में ले लो, 42 था ना पर यूनिट कॉस्ट, 80 अलॉट कर दिया। यहाँ पर 80 माइनस 80 हो गया बेटा, ये कितनी होगी डिमांड, 0, फिनिश, फिनिश हो गया ना ये, अब फिनिश हो गया ये। अब 160 माइनस 80 कितना बचा है इसके पास, इसके पास अभी भी अवेलेबिलिटी 80 है। आपको यही करते जाना है बेटा, जिसका काम हो जाए उसको क्रॉस कर देना, कि अब हमें इसको डी को नहीं डील करना। अब ये पूरी की पूरी लाइन हमारे लिए यूजलेस है, ये जो आपके पास है ना 40, और ये पूरी की पूरी आप क्रॉस कर सकते हो, क्योंकि डी के अकॉर्डिंग थी ना ये, तो बी पे अगर डी को जाना हो तो 40 थी पर यूनिट कॉस्ट, सी से अगर डी पे जाना हो तो 39 थी आपकी पर यूनिट कॉस्ट, लेकिन डी की कंप्लीट डिमांड फुलफिल हो चुकी है, इसका मतलब अब इनका कोई काम नहीं, आप इसको क्रॉस कर सकते हो, इनको एवेल्युएट करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब इससे जस्ट नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट अब कौन सा है, ये 48 वाला है, राइट ना, ठीक है ना, 48 है आपके पास, इसी तरह से हम चलते जाएंगे बेटा। तो आपके पास जो है यहाँ पर बेटा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से आपको चलते जाना है, उससे जस्ट नेक्स्ट ये 48, ई की कितनी डिमांड है, 90 है, और ए ओरिजिन कितनी सप्लाई कर सकता है, 80 सप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पर 80 अलॉट कर दो इसको। यहाँ पर 80 माइनस 80 0 हो गया, और यहाँ कितना बचा, 90 माइनस 80 10 बचा, राइट। क्लियर हुई मेरी बात आप लोगों को बेटे, ठीक है। क्या हुआ, 80 बच गए थे ना, तो अब हम नेक्स्ट उस पे आए हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से ये जस्ट पोजीशन बता रहा है कौन सी सिलेक्ट करनी है। हम इस पे आए, ई को चाहिए 90, लेकिन ए के पास अवेलेबिलिटी तो सिर्फ 80 है, तो हमने 80 सप्लाई कर दिया, जितना मैक्सिमम सप्लाई कर सकता है, तो 90 माइनस 80 10 और चाहिए इसको, लेकिन इसकी रिक्वायर जो अवेलेबिलिटी थी वो फिनिश हो चुकी है, इसका मतलब क्या है, अब ये वर्क नहीं कर सकते, ये फिनिश हो गए, राइट, ओके। अब आप ये देखो, अब क्या कौन सा सिलेक्ट करेंगे, जब ये चीजें फिनिश हो चुकी है, आप इसको क्रॉस भी कर सकते हो इस तरह से,
जब ये फिनिश हो चुकी है तो इसका मतलब अब नेक्स्ट क्या है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से 49 को हमें डील करना है। डी कितनी चाहिए, ई डेस्टिनेशन को 10 चाहिए, तो हमने क्या किया, 10 यहाँ अलॉट कर दी, 10 अलॉट कर दिए 49 के उसमें, 10 माइन और यहाँ 150 थी ना, -10 140 रह गए। राइट बेटा, यहाँ पर ये फिनिश हो गया, 10 - 10 फिनिश। अब इसको और कुछ नहीं चाहिए, इसको क्रॉस कर दो। क्रॉस करने का फायदा क्या है बेटा, क्रॉस करने का फायदा ये है आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल अप्लाई करना है, तो वो चॉइस में रहा ही नहीं, उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा रूल, अदरवाइज तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर 38 अप्लाई हो जाता। ठीक है ना, तो ये अब चॉइस में रहा ही नहीं। अब यहाँ पर देखो, डी की डिमांड पूरी हो चुकी है, ई की डिमांड पूरी हो चुकी है आपके पास, लेकिन बी के पास 52 के अकॉर्डिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से इसकी बारी है आप सप्लाई करने की, इस कोस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, लेकिन आपके पास एफ की रिक्वायरमेंट 110 है, कितनी है आपके पास, बी के पास 140, तो आप जितना मैक्सिमम हो सके उतना इसको सप्लाई कर दीजिए। 140 -30 आपके पास बच गया, और -110 यहाँ पर 0। ठीक है ना, ये आपने कितना 110 इसको अलॉट कर दिया, 110 इसको अलॉट कर दिया। अब वही बात है, पूरी डिमांड फुलफिल हो गई तो यानी 40 का काम ही नहीं रहा, इसको चाहिए ही नहीं और किसी से, इसलिए हमने ये बाकी का जो है इसकी पोस्ट को क्रॉस कर दिया। ठीक है बेटे, तो अब नेक्स्ट किसकी टर्न आएगी, यहाँ पे 30 और बचे हुए हैं, 51 को अलॉट करो, 30 अलॉट कर सकते हैं, चाहिए कितना जी को 220, 30 तो हम यहाँ से ले लेंगे बी ओरिजिन से, पहले हमने 30 हमने कहाँ से लिए, बी ओरिजिन से हमने ले लिए, 30 हमने यहाँ से ले लिए। ओके, तो 30 - 30 ये फुलफिल हो गया, इसको क्रॉस करो, और सॉरी ये तो आपका वही वाला था 150। ठीक है, तो यहाँ अब बाकी के कितने बचे आपके पास, 30 जा चुके हैं पहले, 190 बचे, 190 सी के पास है, 190 - 190 0, यहाँ पर भी 190 0, यहाँ पर हम कितने अलॉट करेंगे 190। इस तरह से देखो बेटा, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से हमने स्टार्ट किया, जितना मैक्स डिमांड को देखा हमने, अवेलेबिलिटी को देखा, मतलब आपकी कैपेसिटी को देखा, रिक्वायरमेंट को देखा, मैक्सिमम जितनी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती थी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उतना हम अलॉट करते चले गए। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर था, सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट में हम यहाँ पर देखेंगे, नॉर्थ वेस्ट का सबसे पहली एंट्री ये है, इसके पास कितनी आपको जरूरत कितनी है, 80 की जरूरत है, सप्लाई कितनी की जा सकती है, हाँ पूरी सप्लाई हो सकती है, तो हमने 80 यहाँ पर अलॉट कर दिए। अब डी को और किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी है, इसलिए हमने 40 को भी क्रॉस किया, 39 इसको भी क्रॉस कर दिया, इसको जरूरत ही नहीं है। फिर नेक्स्ट उस पे गए हम, अब ई को कितने चाहिए, 90 चाहिए, लेकिन ए ओरिजिन के पास तो 80 ही बचा हुआ है। ठीक है, क्यों चेक कर रहे हैं हम ए ओरिजिन की अवेलेबिलिटी, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के अकॉर्डिंग हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से चले हैं, नेक्स्ट एंट्री इसके अकॉर्डिंग ही बनेगी, इसीलिए हम इसके साथ साथ चले। ठीक है ना, तो आप ये देखिए इस तरह से हम अपना रिजल्ट करते हैं। अब देखो, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन आप जानते हो क्या बनी, आपकी पूरी कॉस्ट, सबसे पहले यहाँ पर क्या थी आपके पास, यहाँ पर देखो कॉस्ट कितनी बनी आपकी, 42, 42 मल्टीप्लाई बाई 80, 42 पर यूनिट थी ना, 80 से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 48 मल्टीप्लाई बाई 80, ये कितना है प्लस 49 मल्टीप्लाई बाई 10, प्लस 52 मल्टीप्लाई बाई 110, प्लस 51 मल्टीप्लाई बाई 30, प्लस 43 मल्टीप्लाई बाई 190, तो ये जो है आपका आंसर है। ठीक है बेटे, इन दिस वे यू विल सॉल्व योर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, दिस इज योर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। क्लियर हुआ है बच्चों? यस मैम। ठीक है ना, तो बहुत ही इजी है आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप बेटा इसको डील कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई भी आपको दिक्कत जो है नहीं आएगी। ओके, तो यहाँ पर इसके लिए आपकी बुक्स शेयर की हुई है मैम ने, आपके इसमें है बुक वो, काजल ने शेयर की थी, आप उसमें से एग्जाम्पल्स खूब सारे कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल अप्लाई होता है, बाकी के दो हम कल कर लेंगे। ठीक है, तो आप स्पीडली जो है इनको कवर कीजिए, थ्योरी पढ़िए, ताकि आप मुझे साथ के साथ अपने डाउट्स दे सकें। ठीक है, तो आज तो मैं आपको इतना ही कराऊंगी।